नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 159 एवं 160। धानी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाती है। अरविंद जी को ऐसे मशीन से घिरे हुए देखकर उसके आंसू बहने लग जाते हैं। पैरों में जान खत्म हो जाती है। अरविंद जी उसे रोते हुए देखकर अपने हाथों से इशारा करते हैं और उसे पास आने के लिए कहते हैं। धानी रोते हुए उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। पापा जी, पापा जी, हमें किस बात की आप सजा दे रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम तुम मत रो। अरविंद जी दूसरे हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसके सर पर हाथ रख देते हैं। धानी फिर से फवक पड़ती है। आप अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे ना? दोबारा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आप ही ने कहा था ना कि आप हमारे पापा हैं। फिर पापा कहीं बच्चों को छोड़कर जाते हैं? हमने तो पापा को देखा नहीं है। आपको कुछ हो जाता तो? घर छोड़ने से पहले आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया ना? हम्म। अरविंद जी भरी हुई आंखों से उसे देख रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने बेटे की कमी महसूस हुई थी। रिया भी उनसे कम प्यार नहीं करती थी और रिया को भी वो बहुत प्यार करते थे। आज जब अपने औलाद में कोई साथ नहीं था तो धानी ने उनका हाथ थामा था। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब साथ में ना घूमने चलेंगे। आप कहते थे ना घूमने के लिए, इस बार हम इनकार नहीं करेंगे। धानी जल्दी जल्दी अपने आंसू को साफ करते हुए बोलती है। अरविंद जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। मैम, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब दूसरे को भी मिलने दीजिए। जी, हम चलते हैं पापा जी। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और जल्दी से ठीक हो जाइएगा। अरविंद जी पलकें झपका देते हैं। आंसू गिरते हुए तकिया में समा जाता है। एक एक करके सब उनसे मिल जाता है। अपने परिवार को फिर से सामने देखकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बस दिल के कोने में कसक उठती है। नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। पता नहीं, ना उम्मीद लगाते हुए भी उम्मीद लगा रहे थे कि काश उन्हें नीरज देखने आएगा, और हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद टूट जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा हॉस्पिटल शांत पड़ा हुआ था। आज गोविंद जी और आराधना जी रुके हुए थे। गोविंद जी नींद के आगोश में जा चुके थे। आराधना जी भी शायद इस पहर नींद में चली गई थी। सबको सोते हुए देखकर नीरज आईसीयू के गेट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन आईसीयू का गेट अंदर से बंद रहता है ताकि कोई भी बाहर वाला उसमें घुस ना सके। वो बटन दबाते हुए बेल बजा देता है। एक वार्ड बॉय आकर दरवाज़ा खोल देता है। कौन है? इस टाइम कौन बेल बजा रहा है? नीरज नोट की गड्डी उसके सामने कर देता है। इतने सारे पैसों को देखकर वार्ड बॉय की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। वो पहले इधर उधर देखता है। क्या चाहिए आपको? मुझे 2 मिनट के लिए अंदर जाने दो। सॉरी, मैं पैसे के लालच में किसी पेशेंट का नुकसान नहीं कर सकता हूँ। फैमिली मेम्बर हूँ। फैमिली मेम्बर है तो आप विजिटिंग आवर में आइए। उस टाइम में फ्री नहीं रहता हूँ। पैसे लो और अंदर जाने दो। आप सच में फैमिली मेम्बर हैं? हाँ, अब तो मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊं? पैसे लो और साइड हटो। बॉर्ड बॉय उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। हाँ, उसे देखा था जब अरविंद जी का ऑपरेशन हुआ तो वो बाहर दूर खड़ा था। नीरज उसे साइड करते हुए अंदर आ जाता है। मशीनों के बीच अरविंद जी लेटे हुए थे। दवाई के असर से गहरी नींद सो रहे थे। चेहरा मलिन और पीला हो चुका था। उन्हें ऐसी हालत में देखकर नीरज के दिल में हुक सी उठती है। क्या वो ऐसा चाहता था? नहीं, कभी नहीं। बस सारे सुख सुविधा से वंचित करना चाहता था।
उनकी जान लेने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। कुछ पल के लिए उन्हें घूरता हुआ देखता है और वापस पीछे मुड़ते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही अरविंद जी अपनी आंखें खोल लेती है। उसके बाहर जाते ही आराधना जी अपनी आंखें खोल लेती है। क्यों? क्यों खुद को खोल में तुमने बंद कर रखा है? चिंता है तो शब्दों में जता सकते हो ना। काश खुले हुए आंखों में उनसे मिलने आते। उनके दिल को कितनी तसल्ली मिलती। क्या करे? अगर हम बताएंगे भी तो उनको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्या करें हम जो तुम दोनों बाप बेटे करीब आ जाओ। अगर हमें पहले पता होता कि हमारी उनकी ज़िंदगी में आने से तुम इस तरह से दूर हो जाओगे, इस कदर टूट जाओगे, तो हम कभी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आते। अब तो चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं। आराधना जी नीरज को देखकर दुखी होते हुए बोलती है। दिन खुशी के हो या दुख के हो, बीत ही जाते हैं। ईशानी भी सबका ध्यान रख रही थी, स्पेशली शरद का। कोई भी उसका मन दुखाने वाला काम नहीं करती थी। उसे भी पता चल गया था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। इधर इधर नीरज के सर पर दो दो भार आ गया था। वो अपने काम पर नहीं जा पा रहा था। शरद और गोविंद जी हॉस्पिटल में लगे हुए थे और ऑफिस की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हेलो, हाँ मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली कर रहा हूँ। नीरज की बात सुनकर ईशान हैरान हो जाता है। लेकिन सर यहाँ का ऑफिस नकुल संभाल लेगा। तुम अगली फ्लाइट से यहाँ पर आ जाओ। आर यू श्योर सर? अब तुम्हें क्या लिख कर दूँ? नहीं नहीं सर, मैं भी तैयारी करता हूँ। लगता है अंकल की तबीयत खराब है, इसीलिए सर काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक ही है, अपनों के बीच में रहकर मैं काम पर कर पाऊंगा। दिल्ली के आने के नाम पर ईशान खुश हो जाता है। आखिर अपना घर अपने शहर से किसी प्यार नहीं होता है। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भाई। रिया जल्दी से अपनी मोबाइल छुपा लेती है। एग्ज़ाम हो गए तुम्हारे? हाँ भाई, अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या तब तक तुम्हारा घर बैठने का इरादा है? मैं कुछ समझी नहीं भाई। नीरज की बातें रिया के सर से ऊपर चली जाती है। इतना पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें मोबाइल ही चलाना है? सॉरी भाई, आपको कुछ काम था? हाँ, तैयार होकर ऑफिस जाओ। ऑफिस? ऑफिस लेकिन मैं कैसे? जैसे सभी जाते हैं। बहुत घर में रहकर आराम कर लिया, अब जाओ काम करो। कौन सा ऑफिस जाना है मुझे? दूसरे बार ऑफिस वाले तुम्हें रखेंगे? भाई, जो हमारा है वहाँ पर जाओ। लेकिन वो तो अब आपका है ना, मैं कैसे? ज़्यादा दिमाग चलाने आता है? नहीं नहीं भाई, तो जाओ वहाँ पर जाकर दिमाग चलाओ। ये पूरे दिन किसी की फ़ोटो देखने से अच्छा है जाकर ऑफिस का फाइल देखो। रिया देवेश की तस्वीर देखकर रो रही थी और नीरज ने उसे देख लिया था। उसका दिमाग बदलने के लिए ऑफिस भेज रहा था। जी भाई, मैं तैयार होकर जाती हूँ। रिया नीरज की बात मानकर चुपचाप तैयार होने के लिए चली जाती है। नीरज अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा था। अरविंद जी को ऑपरेशन हुए 5 दिन हो गए थे और आज उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था। वो घर में आएंगे कि नहीं, यही सोच सोच कर नीरज की बेचैनी हो रही थी। बात तो उसके घर में कोई नहीं कर रहा था, एक भावना जी के सिवा। क्या करे नहीं करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने जाकर उन्हें आने के लिए भी नहीं कह सकता था और बेचैनी अलग घेर रखा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, भैया हो गए सारे पेपर साइन?
हाँ भाभी, डिस्चार्ज की सारी प्रोग्रेस हो गई है। अब बस थोड़ी देर में इजाज़त दे देंगे, फिर हम बड़े पापा को लेकर जा सकते हैं। अरविंद जी को कल ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सब उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। अब उन्हें सारे मशीनों से आज़ादी मिल गया था। बस कैनुला हाथ में लगा हुआ था, जिससे पानी चल रहा था। भैया मैं भैया मैं घर से बड़ी वाली गाड़ी लेकर आता हूँ, जिसमें आप लेट कर जा सके। ईशानी तुम भी चलो मेरे साथ। भैया के कमरे की अच्छी सफाई करवा देना। जी पापा। गोविंद जी उठते हुए बोलते हैं। अरविंद जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुको गोविंद। क्या हुआ भैया? मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता हूँ। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? उस घर में वापस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगा। अब मेरे अंदर जिल्लत और उसकी नफरत सहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन बड़े पापा, इस हालत में आप कहाँ जाएंगे? शरद परेशान होते हुए बोलता है। कहीं भी, तुम लोग परेशान मत हो। ठीक है, आपको उस घर में नहीं जाना है ना, तो मैं एक रेंट पर घर ले लेता हूँ और आपके साथ वहीं पर रहूँगा। शरद प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। नहीं शरद, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग घर जाओ। हाँ भैया, चलिए यहाँ से। धानी अपना पर्स समेटने लग जाती है। भाभी आप ऐसा कह रही हैं? हाँ शरद भैया, हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके लिए इनके बेटे से बढ़कर कोई है ही नहीं। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उनके लिए कितना परेशान होते हैं, कितना रोए हैं। सब कितने परेशान थे, आप कितने परेशान थे। फिर से इन्हें कुछ हो जाएगा, माँ जी और इनकी ज़िंदगी, माँ जी को ये ज़िंदगी भर तड़पते हुए छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? इन्हें फ़र्क पड़ता है तो बस अपने बेटे की बातों से। धानी ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ नहीं होगा हमें। मत कहिए धानी और बेटा हमें, क्योंकि आप हमें बेटा नहीं मानते हैं। अगर आप हमें बेटा मानते तो आप हम सबके बारे में सोचते। क्या एक ही इंसान आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उनके सामने हम सब आपको दिखाई ही नहीं देते हैं? बेटा, वो उसका घर है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे उनको। लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी, तो अब कौन सा सही है? भाभी आप दोनों के कमरे में रहती है। शरद की बातें सुनकर सब बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या? बेटा तुम? पापा जी हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आप दोनों उस घर में रहेंगे तभी हम खुशी खुशी उनके साथ रहेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। हम आप दोनों को दुख में देखकर खुशी का महल नहीं बना सकते हैं। दानी किसी छोटे बच्चे की तरह बोलती है। अरविंद जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भावुक हो जाते हैं। किस कर्म का फल हो तुम? उसी कर्म का पापा जी, जिस कर्म का फल आप दोनों हैं हमारे लिए। अब चलिए और चिंता मत कीजिए। उन्हें कैसे संभालना है ना, हमें अच्छी तरह से पता है। इतने हक से धानी बोलती है कि अरविंद जी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। शाम को डिस्चार्ज मिल जाता है। गोविंद जी और ईशानी पहले ही घर आ गए थे। घर में सारी तैयारियां हो रही थी। मुझे इतने हल्के मसाले की खाने की आदत नहीं है। किस लिए बन रहे हैं? भावना बिंदिया को डांटते हुए बोलती है। वो बड़े साहब और बड़ी मालकिन आ रही है, तो भाभी ने कहा है। आज ईशानी खुद किचन में थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा आपको मैं इनकी मदद कर रही हूँ? ईशानी सब्जी का कत्ल करते हुए बोलती है। वो तो मैं देख रही हूँ। तुम कब से किचन का रास्ता देखने लग गई? मेरा मन किया तो मैंने रास्ता देख लिया। शरद के पसंद का खाना बनाना सीख रही हूँ। मेरे बेटे को अपने बस में करने की कोशिश कर रही हो? मम्मी जी, मुझे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। वो तो ऑलरेडी मेरे बस में है।
ईशानी खीरा का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हुए बोलती है, दोनों ननद भाभी जो प्लान बनाकर आई हो ना, इस घर में कामयाब नहीं होने दूंगी। भाभी का तो मुझे नहीं पता मम्मी जी, लेकिन मेरा प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता है। ईशानी की बात सुनकर भावना जी तिल मिलाकर रह जाती है। बिंदिया, कोई जरूरत नहीं फीके मसाले के खाने बनाने का, वो दोनों इस घर में नहीं आएंगे। मम्मी जी, आपका दिल है या पत्थर है? क्या आपको दया नहीं आती उन लोगों को देखकर? अरविंद जी की हालत देखकर किसी को भी दया आ जाती है। ईशानी को भी आ गई थी। वो बुरी थी। वो बुरी नहीं थी, बस स्वार्थी थी। अपनी खुशी से ज़्यादा प्यार करती थी। नहीं आती है मुझे दया, क्योंकि उस इंसान के लिए मेरे मन में कोई दया नहीं है। भावना जी गुस्से में बोलकर चली जाती है। नीरज, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ काम था आपको छोटी माँ? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, अब बहुत तुमने मन में नफरत। भावना जी की बात अधूरी रह जाती है, तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। नीरज बालकनी में जाकर देखता है तो शरद अरविंद जी को उतार रहा था। आराम से बड़े पापा। शरद ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी पर से उतार रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूँ व्हील चेयर भी अपने लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। नहीं शरद, मैं चल लूँगा, थोड़ा सा ही तो फासला है, और डॉक्टर ने चलने फिरने की कहा है। ठीक है, लेकिन आराम से। नीरज कमरे से निकलते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। भावना जी भी उसके पीछे आ जाती है। गोविंद जी भी गेट तक आ जाते हैं। रुकिए शरद भैया, आप दोनों यहीं पर खड़े रहिए, हम आरती की थाली लेकर आते हैं। धनी अंदर आते हुए मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। नीरज इसका रास्ता रोक लेता है। धानी तुम? क्या धानी तुम? हाँ, बताइए क्या धानी तुम चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाए नहीं तो और हम क्या करें? आपको बात समझ नहीं आती है? ऐसे क्यों बोल रही हो? हम ऐसे ही बोलेंगे। कान खोलकर आप सुन लीजिए, मम्मी जी और पापा जी यहीं पर रहेंगे। मुझ पर हुक्म चला रही हो? हाँ। और अगर मैंने ऐसा नहीं होने दी तो क्या कर लोगे? अभी बताते हैं आपको। शरद भैया। जी भाभी, डंडा लेकर आऊं? नीरज घूर कर शरद की तरफ देखता है। नहीं, आप ये पकड़िए, इन्हें तो हम बताते हैं। धानी आरती की थाली शरद को पकड़ा देती है। आप कहाँ जा रही है भाभी? इनका दिमाग ठिकाने लगाने का उपाय लाने के लिए। नीरज आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है। धानी अपनी साड़ी को हाथों में उठाते हुए जल्दी से ऊपर चली जाती है। कुछ ही पल बाद एक फाइल लेकर वापस आती है और नीरज के हाथों में पकड़ा देती है। गौर से पढ़िए ये कागज। ये घर हमारे नाम पर है, और इस घर में हमें जिसे चाहे उसे रख सकते हैं। जिसे भी, मम्मी जी, जिसे भी, मम्मी जी पापा जी सभी को, और जिनको भी मम्मी जी पापा जी से दिक्कत है, दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर जा सकते हैं। धानी नीरज और भावना जी को देखते हुए बोलती है। उसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, बस अरविंद जी और नीरज के अलावा। तुम्हें किसने कह दिया कि घर तुम्हारे नाम पर है? लगता है आप पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं। धानी नीरज के हाथों से फाइल लेकर शरद को पकड़ा देती है। भैया, आप जरा पढ़कर बताइए तो, आपका भाई का दिमाग घास चरने गया है। शरद थाली धानी को पकड़ाकर फिर से पेपर पढ़ने लग जाता है। हाँ भाभी, ये घर तो आपके नाम पर है। सुन लिया आपने? अगर आपको दिक्कत है तो उठाइए अपना बड़ा वाला बैग, और जहाँ भी जाना है, देश विदेश जहाँ जाना है जाइए। ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर किया है, तुम मुझे ही आंख दिखा रही हो? हाँ, किसी ने भी किया हो, लेकिन अधिकार तो अब हमारा है ना।
जैसे पापा जी का कोई अधिकार नहीं है इस घर पर, उसी तरह से आपका भी कोई अधिकार नहीं है। और आंखें नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि सच्चाई बता रही हूँ। अब चुपचाप मेरे रास्ते से हटिए। नीरज एक नज़र उसे घूर कर देखता है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वाह भाभी, आपने तो भैया की खटिया खड़ी कर दी। आप इतना बोल सकती है तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था। वेल डन भाभी, आज आपके ऊपर मुझे प्राउड फील हो रहा है। ऐसे ही इस गुस्से की दुकान को ठीक करते रहिए। शरद खुशी से धानी का कंधा पकड़ते हुए बोलता है। हाँ भैया, चिंता मत कीजिए, इन्हें सही गलत का फर्क तो हम दिखा कर रहेंगे। लेकिन आपको कैसे पता यह आपका घर आपके नाम पर है? और आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हमें क्या मतलब भैया ये घर किसके नाम पर है? हम तो शांति से मम्मी जी पापा जी को लाना चाहते थे। ये बीच में बोले इसीलिए बताना पड़ा। क्या भैया ने आपको बताया था? हम्म, वो क्यों बताएंगे? हमें तो नकुल भैया हमारा दस्तखत लेने आए थे, तब हमें पता चला था। हमने जिज्ञासा बस उनसे पूछ लिया था, तब उन्होंने बताया था ये घर और पापा जी वाला ऑफिस हमारे नाम पर है। ऑफिस भी आपके नाम पर है? हाँ, कहा तो उन्होंने ऐसा ही कुछ ही है। ये भाई भी ना, छोड़िए ये सब। बड़े पापा सब कब से दरवाजे पर खड़े हैं, आरती कीजिए। जी। धानी जाकर दोनों की आरती उतारती है। वहीं धानी की बात सुनकर भावना जी आसमान से गिरी थी और खजूर पर टपकी थी। इस धानी ने उन्हें नानी याद दिला दिया था। ये नीरज भी ना, सब कुछ 2 दिन पहले आए हुए लड़की के नाम कर दिया था। पूरी जिंदगी जो मैं इसके पीछे ममता लुटाई हूँ, मुझे ठेंगा दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगी? ये अरविंद सक्सेना भी किस्मत सोने का कलम से लिखवा कर आया है। कितनी भी तकलीफ देने की कोशिश करती हूँ, हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता निकलने का। अब ये धानी मम्मी जी पापा जी करते हुए किसी को भी बाहर नहीं जाने देगी। भावना जी दांत पीसते हुए बोलती हैं। मम्मी जी पापा जी करके आरती लेकर पूजा करेगी। और ये नीरज भी हाथ से निकलता जा रहा है इस लड़की के पीछे। नहीं, अब इन तीनों को नीरज की ज़िंदगी से निकलना होगा। और सबसे पहले तो इस धानी को ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा। ये धानी जिंदगी भर का बना बनाया हुआ खेल बिगाड़ दिया है इस लड़की ने। धानी को देखते हुए भावना जी मन ही मन कोसे जा रही थी। आइए मम्मी जी और पापा जी, पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लीजिए। आराधना जी की आंखें फिर से भर जाती है। ये घर नहीं, उनके लिए मंदिर था जिन्हें वो प्यार से सींचती थी। अब चलिए, आप दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। हम पापा जी के लिए खिचड़ी बना कर लाते हैं। नहीं धानी, मैं बना देती हूँ ना। कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी जी, आप अब जल्दी से जाकर नहाकर कपड़े बदल लीजिए। पिछले 4 दिनों से आपने यही कपड़े पहन रखे हैं। शरद अरविंद जी को ले जाकर बेड पर लिटा देता है। मम्मी जी, ये लीजिए साड़ी, आप नहा लीजिए, हम आप दोनों का खाना लेकर आते हैं। धानी आराधना जी को जबरदस्ती साड़ी पकड़ाते हुए बाथरूम में भेज देती है और खुद किचन में चली जाती है। नीरज, क्या है ये सब? तुमने सब कुछ उस धानी के नाम पर कर दिया और मुझसे पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। भावना जी गुस्से से भरते हुए नीरज के कमरे में पहुंचती है। क्या पूछता मैं आपसे? मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं किसी के भी नाम पर कर सकता था। क्यों? ये तो तुम अपने नाम पर रखते, अपने नाम पर नहीं रख सकते थे तो मेरे नाम पर कर देते। नहीं रख सकता हूँ मैं अपने नाम पर, टैक्स भरना पड़ता है। और मैं खुद के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी रखूँ, इसलिए उसके नाम पर कर दिया। क्यों, उसके अलावा तुम्हें कोई और नहीं दिखाई दिया था? क्या मतलब है आपका छोटी माँ? मतलब कि बेटा मैं तुम्हें नहीं दिखी? अपने नाम पर नहीं करते तो मेरे नाम पर कर देते, शरद के नाम पर कर देते, ईशानी के नाम पर कर देते। शरद को तो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए छोटी माँ? यश का सवाल सुनकर भावना जी सकपका जाती है। नहीं बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी, अनजानों से अच्छा है अपने ऊपर विश्वास करो।
वो कोई अनजानी नहीं है छोटी माँ, वाइफ है मेरी। लेकिन तुम्हारी वो वाइफ तुम्हें छोड़कर उन लोगों के पास है। वो तुम्हारा साथ देती है कभी? उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, फिर भी तुमने बिना सवाल जवाब किए उसे सर पर बिठा लिया। और उसने क्या किया? तुम्हें ही अपने सर पर से फेंक कर अपने सास ससुर को चुन लिया। ये तुम्हारी पत्नी है। पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? हर हाल में पति का साथ देना। लेकिन ये धानी। छोटी माँ, मेरा इन सब के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं, आप जा सकती हैं। हाँ बेटा, मैं तो जा ही रही हूँ। पहले तुम्हारे माँ बाप धोखेबाज निकल गए थे, देखना तुम्हारी बीवी भी धोखेबाज निकल जाएगी। क्या मतलब आपका? नीरज, मुझे तो लगता है जितना वो पापा जी करती है ना, कहीं जीजा जी का अपने बीबी से मन तो नहीं भर गया है। और अब धानी को। छोटी माँ! नीरज इतनी जोर से चीखता है कि किचन में धानी के हाथों से प्लेट छूट जाता है। अब क्या कह दिया इनकी छोटी माँ ने जो इतनी जोर से चिल्लाए? नीरज, शांत हो जाओ बेटा, मैं धानी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। वो तो भोली भाली बच्ची है। मैं तो तुम्हारी बाप की हरकतें। छोटी माँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, जाइए यहाँ से। और ये फालतू की बातें दिमाग में कहीं मत लाइएगा, और ना ही दोबारा आपकी जुबान पर आनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। नीरज इतनी तेज बोलता है कि भावना जी डर से हिल जाती है और चुपचाप वहां से निकलने में भलाई समझती है। ये धानी पता नहीं सब पर क्या जादू करके रखा है। एक शब्द उसके खिलाफ कोई नहीं सुनना चाहता है। आज तो मैंने नीरज को भी नाराज कर दिया। अब तो वो कुछ दिनों तक मेरी बात सुनेगा ही नहीं। ये मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया? मैं कैसे भूल गया ये लड़का उस लड़की के प्यार में पागल है। भावना जी मन ही मन कोसते हुए बाहर चली जाती हैं। बस बस धानी, अब और नहीं। अरविंद जी उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोलते हैं, बस पापा जी, एक चम्मच आप अच्छे से खाएंगे तभी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन एक ही दिन में खाने से थोड़ी ना ठीक हो जाऊंगा। अब जाओ, तुम भी खा लो, हम सब में लगी हुई हो। हाँ धानी, आओ आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ। आराधना जी अपनी थाली में से रोटी तोड़कर निवाला बनाते हुए धानी को खिलाती है। अब तो बड़ी माँ और बड़े पापा हमसे प्यार ही नहीं करते हैं रिया, है ना चुहिया? भाई, चुहिया नहीं रिया, नहीं तो चुहिया ही रहेगी। देख रहे बड़े पापा ये कैसे कर रहे हैं? सरहद, आओ दोनों। आराधना जी के थाली में खाना लेकर आती है और तीनों को खिलाती है। बड़ी माँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, आप रिया के कमरे में जाकर सो जाइए। भरे पापा को रात में मेरी ज़रूरत होगी ना। नहीं सरद, मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। आप सच में सब कुछ संभाल लेंगी? हाँ बेटा, बस थोड़ा सा हाथ लगाना होता है, ये उठ जाते हैं। तुम परेशान मत हो। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। गुड नाइट बड़ी माँ। सरद और रिया निकल जाते हैं। ये क्या लेकर आई हो तुम? धानी कटोरी में तेल लेकर आई थी। तेल मम्मी जी? लेकिन डॉक्टर ने इन्हें ये सब लगाने से मना किया है। इनकी मालिश का क्रीम अलग दिया है। मम्मी जी, ये पापा जी के लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, अब लेट जाइए, हम थोड़ी मालिश कर देते हैं आपकी पैर में। धानी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमारे पैर में दर्द नहीं होता है। जाओ इसे रख कर आओ। अच्छा, एक बार पैर दिखाइए अपना। हाँ देखो क्या हुआ है। आराधना जी अपने पैर आगे कर देती है। तलवे में छाले पड़े हुए थे। ये हुआ है, अब भी आपको दर्द नहीं हो रहा है? धानी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक पेन किलर लूंगी, ठीक हो जाएगा सब। जरूरत है मम्मी जी, लेटिए, अब हम बस थोड़ा सा मालिश करेंगे। धानी नहीं मानती है।
आराधना जी को मजबूरी बस लेटना पड़ता है। धानी हल्के हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लग जाती है। 5 दिन तक उन्होंने पैदल सफ़र किया था। सच में ये मालिश उनके रूह को भी सुकून पहुंचा रहा था। अब हो गया बेटा, जाओ सो जाओ। थोड़ा और कर देते हैं ना मम्मी जी। नहीं धानी, सच में बहुत आराम है, जाओ सो जाओ। ठीक है, आप दोनों आराम कीजिए, हम जाते हैं। धानी का चेहरा मायूस हो जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम जाते हैं। धानी कमरे का लाइट बंद करते हुए गेट सटाकर चली जाती है। बाहर भी अंधेरा था, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। इतने दिनों से तो वो आराधना जी के कमरों में रह रही थी। तभी उसे स्टोर रूम दिखाई दिया था, जहाँ वो शादी होकर आई थी तो रह रही थी। धानी स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, तभी सीढ़ी पर से कोई हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है। कौन है? धानी अंधेरे में डर जाती है। मैं हूँ। आप आप हमें इस तरह से क्यों खींच रहे हैं? जाने दीजिए हमें। कहाँ जा रही हो? सोने के लिए। ठीक है तो चलो। कहाँ? अपने कमरे में। नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। क्यों नहीं जाओगी? कर लिया ना मनमानी, ले आई ना अपनी मम्मी पापा जी को। हाँ लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे। धानी, याद करो, तुमने उस दिन क्या कहा था? जब तक मम्मी जी पापा जी नहीं आएंगे तब तक हम आपके कमरे में नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन हम अभी भी गुस्सा है, आपके साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे गुस्से की तो ऐसी की तैसी। नीरज बोलते हुए उसे गोद में उठा लेता है। क्या कर रहे हैं आप? हम चिल्लाएंगे। ठीक है चिल्लाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? नीरज उसे लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए बोलता है। आराधना जी नीरज को धानी को उठाकर ले जाते हुए देखकर मुस्कुरा देती है। हे भगवान, मेरे बच्चे ऐसे ही हमेशा एक साथ और खुश रहें। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पति हूँ तुम्हारा, कुछ भी कर सकता हूँ। आपको 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 बस हम पर हुक्म चलाना आता है। अच्छा, जैसे तुम्हें तो चलाना ही नहीं आता है। नीरज कमरे में लाकर बेड पर पटकते हुए बोलता है। इतनी भी तुम पतली नहीं हो जो बार बार तुम्हें 3 मंजिल उठाकर लाता रहूं। नीरज अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछता हुआ बोलता है। हाँ तो हम आपको कहते नहीं है हमें गोद में उठाने के लिए। कहती नहीं हो लेकिन मजबूर तो कर देती हो। जाओ चेंज करो। अब नहीं बदलेंगे कपड़े, हम बाहर जाएंगे। धानी बेड पर से उतरते हुए दरवाजे पर चली जाती है। गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन गेट नहीं खुलता है। ये दरवाजा भी ना पता नहीं कैसा है, वैसे तो ठीक रहता है, इनको देखते ही जाम हो जाता है। जाम नहीं होता है, वो लॉक होता है। नीरज उसके पास आते हुए बोलता है। खोलिए दरवाजे को। हमेशा तुम मुझे दरवाजे खोलने की क्यों कहती हो? और तुम्हें दरवाजे खोलने की ही क्यों पड़ी रहती हो? कभी कपड़े खोलने के लिए भी कहा करो। नीरज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है। धाने पीछे खिसकते हुए दरवाजे से लग जाती है। आप अपना एक नंबर के बेशरम है। धानी उसे धक्का देकर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तुमने बेशरम कह दिया तो थोड़ा बेशर्मी भी कर ही लेता हूँ। नीरज वापस उसे दीवार से लगाते हुए होठों पर झुक जाता है। धानी बस उसके सीने पर हाथ मारती रह जाती है। नीरज उसके उखड़ती हुई सांसों को देखकर अलग होता है। धानी उसे गुस्से से घूर रही थी। व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो? देख रहे हैं आप कितने बेशरम हो गए हैं। किसी बात से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है मुझे फर्क, और मैं बेशरम नहीं बनूंगा ना तो तुम्हारे साथ जिंदगी मेरी नर्क बन जाएगी। जाओ चेंज करो। नीरज अपनी बात कहकर बेड पर जाकर लेट जाता है।
हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट जल्दी से कीजिए। थैंक यू।